दूसरे सीक्वेंस में हमारा टॉपिक था एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। तो एक कई बार पढ़ा हुआ है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है हमारे, जो हम एनर्जी कंजप्शन है हमारा कन्वेंशनल, उससे कौन कौन से एनवायरमेंट इफेक्ट हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो प्रोडक्ट है, एनर्जी, वाटर, केमिकल, रॉ मटेरियल जो भी लग रहा है उसमें से फिर निकल रहा है सॉलिड, लिक्विड वेस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनर्जी वेस्ट और जो भी प्रोडक्ट है। तो क्या क्या है, फॉर एग्जांपल जो एयर पोल्यूशन है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बॉयलर्स और फर्नेस से निकलते हैं। और आपके CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेशन जितने प्रोसेस है उससे इसका एमिशन है। और इन केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज टॉक्सिक गैसेज आर रिलीज, सीमेंट प्लांट्स, पावर प्लांट्स स्पीव आउट पार्टिकुलेट मैटर्स, जो PM पार्टिकल की बात करते हैं, PM10, PM2.5, जो दिल्ली में अब देख रहे हैं पूरा फॉग था। ये सारे इंडस्ट्री एमिशंस हैं, ठीक है, जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन में पूरा कंट्रीब्यूशन है। और बाकी उससे क्लाइमेट चेंज भी जो हमारे होंगे रिजल्ट, वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होंगे। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, जो बेसिक ये एलिमेंट हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन वाले, इनके बारे में कहाँ कहाँ से उनके एमिशन होते हैं और मेजर इफेक्ट क्या होता है। जैसे आपको अगर क्वेश्चन आया लिखना होगा तो एक एक जो एलिमेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कि इज अ कोरोसिव एसिड गैस विच कंबाइन विद वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस एसिड रेन। और मेन इसका सोर्स क्या है, तो इसका मेन सोर्स आपको डिफाइन करना होगा। तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दिस गैस इज पावर स्टेशंस एंड इंडस्ट्रीज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स विच कंटेन सल्फर। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड का कौन कौन से फॉर्म में ये हमारा अवेलेबल रहता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आर फॉर्म ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कंबशन प्रोसेस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। तो इसमें NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है। ये ज़्यादातर रोड ट्रैफिक में उनको मिलता है, जो इनका रोड ट्रैफिक की वजह से। तो इसमें जितने भी सोर्सेज हैं जो आपके पोल्यूटेंट हैं, उन सब का एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक क्या है, क्या हजार्ड है उसमें, और बेसिक सोर्स कहाँ है उनका, कहाँ से हमारे किस एनर्जी सोर्स से या फिर कैसे किस प्रोसेस से वो फॉर्म हो रही है या उसका एमिशन हो रहा है। इस तरह से एसिडिफिकेशन फ्रॉम SO2 NOx। बाकी पर्टिकुलर मैटर की बात करें, जितने भी स्मॉल साइज के होंगे वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसान है, वो डीपली पेनिट्रेट करेंगे लंग्स में आपके, PM10, PM2.5 सर। फिर ये इनका मेजर सोर्स क्या था, मेजर सोर्स ऑफ फाइन पार्टिकल आर combustion process, in particular diesel combustion, where transport of hot exhaust vapor into a cooler exhaust pipe can lead to spontaneous nucleation of carbon particle। ये मेन पॉइंट रहेंगे इसमें कि एक तो उसका क्या हजार्ड है और मेन सोर्स कहाँ से, अगर आपको एनर्जी एनवायरनमेंट ऐसा रिलेशन क्वेश्चन लिखने को आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसी तरह से क्या उसका इफेक्ट है कौन सा, और कैसे वो मेन सोर्स क्या है एनर्जी सोर्स से रिलेटेड करें तो हाइड्रोकार्बन, बेंजीन। तो ये सब एक एक करके 3 ब्यूटेड है आपको पढ़ने, सब में वही चीज़। तो मेजर इसका एक हजार्ड क्या है और उसका सोर्स क्या है, कैसे वो उसका एमिशन कैसे हो रहा है। हैवी मेटल एंड लेड ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज आते हैं आपके, तो जो भी हम ये एमिशंस हो रहे हैं इसे क्या क्लाइमेट चेंज है। तो जो भी हमारा पर्टिकुलर कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल है हैव मेड द ब्लैंकेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सब क्या है, आपने पढ़ा है कई बार, हमारे सामने कई बार आता रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों दुर्गेश? क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है?
महेश? महेश है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बार बार सुनते रहते हैं, तो ये उसके लिए जो तुम्हारे जितने भी ये सब इसकी हमने बात की, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और तो इससे क्या होता है, एक ब्लैंकेट सा बन गया अर्थ सरफेस पे। तो सन रेज जो है वो 30% तो मान लो ओजोन से रिफ्लेक्ट होगी, बाकी 70% जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी इंफ्रारेड के फॉर्म में, वो रिफ्लेक्ट ना होके ट्रैप हो जाती है इनकी वजह से। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है एक तरह से अर्थ सरफेस के ऊपर ब्लैंकेट का काम करती है। अगर वो सही से रिफ्लेक्ट हो जाती, रेडिएट हो जाती सन की रेज जो है, तो हमारा कुछ 20-30 डिग्री कूलर होता अर्थ हमारा अभी जो है उससे कंपेरिजन में। कहीं ना कहीं ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो इससे रिलेटेड है उससे उसके लिए जिम्मेदार बहुत ज़्यादा हमारा ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कि एमिट हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी सोर्स का जो कंबशन है, जो भी उसका कंजप्शन जिस तरह से भी हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे ही हो रही है। तो ये आप ये एक अलग से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो उसको तुमको डिटेल में उतना लिखना है कि 30% ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड back into the space by outer surface, or 70% reaches the earth surface, which reflects it in the form of infrared radiation. The escape of slow moving infrared radiation is developed by the greenhouse gases, is delayed by the greenhouse gases. The thicker blanket of greenhouse gases traps more infrared radiation and increase the earth's temperature. तो ये सब दिक्कतें हैं, आगे क्या आएंगे जैसे करंट एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या क्या हो रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स आर करिंग मोर फ्रिक्वेंटली एंड फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर मोर इंटेंस देन बिफोर। ये सब क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं देखो तो इन टर्म छोटी सी एक चीज़ हमारी होती है, तो कहाँ कहाँ कितने लेवल तक उसका नुकसान है, जिसको हम अगर एनर्जी एफिशिएंट कर लें या कैसे भी उसका एक अल्टरनेट रखें। कई बार हम प्रोडक्ट को एनर्जी एफिशिएंट तो नहीं कर सकते, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, प्रोसेस में एनर्जी एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो कई बार ये किसी प्रोडक्ट को जो प्रोसेस होता है वहाँ पे हम एनर्जी एफिशिएंसी ला के शायद उसका जो एमिशंस है, जो भी चीज़ें हैं उस तरह से ना करके रोक सकें। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है ज़्यादा, क्या क्या ये इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंजेस के। लो बायोडाइवर्सिटी, एवरेज फ्रेश सप्लाई, फ्रेश वाटर सप्लाई, फूड शॉर्टेज, सीवियर स्टॉर्म्स। टॉपिक याद रखना है तो अपने मन से इसमें लिख तो सकते ही। इंक्रीज्ड डिसीज देख ही रहे हो, डिसीज एसिड रेन का हिसाब किताब पता है, ये SO2 NOx जो है मेन है हमारे एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो वो भी सारे हमारे इंडस्ट्री एमिशन ही है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन्स पता है, एसिडिफिकेशन ऑफ लेक, स्ट्रीम एंड सॉइल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है मेटल्स पे, वाइल्ड लाइफ, किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, डीके ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, पेंट्स और हेल्थ प्रॉब्लम। एनर्जी सिक्योरिटी पे एक आता है क्वेश्चन, अगर मैं टर्म आया तो एनर्जी सिक्योरिटी मतलब क्या है, बेसिक एक लाइन में अगर देखा जाए तो बेसिक एम ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी फॉर अ नेशन इज टू reduce its dependency on the import energy resources for its economic growth। नाम से पता चला सिक्योरिटी अगर हम रिड्यूस करते हैं हमारी डिपेंडेंसी, कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो भी एनर्जी रिसोर्स, जैसे हम कोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं आज डेट में, ऑयल है हमारा एनर्जी रिसोर्स मेन, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सब एनर्जी सिक्योरिटी कि उसमें आएगा। तो इसमें आपको वही डिटेल देने की कहाँ कहाँ से कोल कितना, जैसे एक कैसे कैसे हिस्ट्री रही, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुए हम, कितना कैसे कोल आता था, अभी क्या है हिसाब किताब, आगे तक कितना हमारा इंपोर्ट जो है कोल का, ऑयल का, इन सब का रहेगा। ये सब एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर आपको ऐसे ही पढ़ना है, इसमें कुछ
बाद में आता है एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। दो चीज़ें आती हैं टर्म्स की अगर बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का? दो चीज़ें हम सुनते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी। तो बताएगा एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी। उससे ज़्यादा एक्सेस में नहीं यूज़ करें, कंजर्व कर करके। अच्छा, और एनर्जी एफिशिएंसी? दोनों, हाँ, जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं वो यूज हो। एनर्जी एफिशिएंसी में एनर्जी कंजर्वेशन की हम जितना हमें यूज़फुल है उतना ही यूज़ करें, ऐसा। तो कहीं रिलेटेड हैं दोनों आपस में, लेकिन बहुत इन लाइन है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। बेसिक डिफरेंस क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन मतलब हो गया क्या? एनर्जी कंजर्वेशन अचीव्ड व्हेन ग्रोथ ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज रिड्यूस्ड। एनर्जी कंजर्वेशन कब आएगा? जो आप कंजप्शन कर रहे हैं जितना भी कहीं से भी, वो रिड्यूस हो जाए, कि हम ये कम करें वो कम करें। ऐसे है कि सिंपल देखें ना, कि हम अपना लाइट बंद कर दें, ए पंखा मत चलाओ, ये निकलो वो बंद करके आओ, अरे अभी दिन का टाइम है लाइट बंद करो। तो ये सब क्या हो गया? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, हम कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। और एनर्जी एफिशिएंट मतलब हम एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। हम वो 100 वाट के बल्ब जो है CFL पे आ गए, LED पे आ गए। मोटर जो हम पहले एग्जॉस्ट वाला 1 किलोवाट का लगाते थे, कुछ हाईटेक मोटर आ गया, 100 वाट का काम चल रहा है। तो ये मतलब हम यूज़ तो सारा कुछ कर रहे हैं कायदे से, ठीक है। तो ये नहीं हम कहेंगे कि हम यूज़ हो जाए या यूज़ हो जाए। एफिशिएंट का मतलब कि सब कुछ करेंगे लेकिन एफिशिएंट वे में करेंगे। तो हम अब कंजर्वेशन का सीधे सीधे है कि सीधे फिजिकल वे में हम अपना रोक लें चीज़ें, कि भैया थोड़ा सा गर्मी सह लेंगे लेकिन AC नहीं चलाएंगे, एक ये तरीका हुआ। पंखा में ही काम चलाएंगे, ये एनर्जी कंजर्वेशन। और एक ये तरीका हुआ कि हम एफिशिएंट जो है AC लाएं, जो हमारा 10 घंटा चले लेकिन उसका कंप्रेसर 3 घंटा ही चले। तो ये है एनर्जी एफिशिएंसी। तो आपको कट ऑफ नहीं करना है कहीं अपना वो एनर्जी एफिशिएंसी में। आपको हर जगह एफिशिएंट, कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट, हर चीज़ एफिशिएंट होना चाहिए। कई बार प्रोडक्ट एफिशिएंट होते हैं, कई बार वो प्रोसेस एफिशिएंट यूज़ करते हैं हम, जिससे कहीं ना कहीं एनर्जी हमारी कंजर्व रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी। लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी इज ऑफन viewed as a resource option like coal, oil, natural gas. It provides additional economic value for preserving the resource base and reducing pollution. तो नई नई चीज़ें हम यूज़ करेंगे एफिशिएंट, तो पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा, और बाकी हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो कहीं ना वो तो कम होगा ही। तो दोनों तरफ से फ़ायदा। ये एक आप इस तरह से डायग्राम की तरह से अगर करेंगे, शो करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी बेनिफिट्स, मान लो आ गया तो इस तरह से कैटेगराइज करके लिखेंगे, 2-4 पॉइंट लिखेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसमें एक थ्योरी है, देखो टोटल इसमें मार्क्स लेने वाला सब्जेक्ट है, कैसे तुमको अच्छा मार्क्स लेना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा ही नॉलेज है तुमको तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर, कैसे लिखना है। क्योंकि जनरल नॉलेज है, नॉलेज तुमको बहुत मिल जाएगी, पढ़ोगे बहुत कुछ जान जाओगे, लेकिन उसको कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करना है उस पर ही है इसमें मार्क्स।